आज का टॉपिक है रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, यानी हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था यूट्यूब चैनल पर कि सर न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता ही नहीं है, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स कैसे लगता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। आप सेकंड लेक्चर एमएससी फाइनल का जो सेकंड लेक्चर है उसका फर्स्ट टॉपिक यही है, चार्ज इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। यानी उसमें ये बताया है मैंने कि किस तरह से न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, यानी चार्ज हो या नहीं हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूक्लियर फोर्स पर। न्यूक्लियर फोर्स हेड्रॉन्स के बीच में लगता है, तो प्रोटॉन भी हेड्रॉन है, न्यूट्रॉन भी हेड्रॉन है। तो चाहे दो प्रोटॉन हो, चाहे दो न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वो से लगभग सेम होगा। तो उसको लेक्चर को दोबारा से देखें जिनका ये डाउट है, और समझें कि न्यूक्लियर फोर्स इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पर वो डिपेंड नहीं करता है। इसको कूलम फोर्स से कंफ्यूज नहीं करें। कूलम फोर्स चार्ज डिपेंडेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ड्यूट्रॉन का जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है उसकी शेप क्या होती है। तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है n=0 के लिए, एक उस लास्ट लेक्चर में n=1 के लिए भी बनाया था मैंने, तो उसमें एक नोड आता था यहाँ पर, लेकिन इसमें ये नोड नहीं है, तो इसलिए ये वेव फंक्शन ड्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है। तो इसी वेव फंक्शन का यूज़ करके हम ड्यूट्रॉन की रेडियस को एस्टिमेट करेंगे कि कितनी रेडियस होगी इसकी। ठीक है, तो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया हुआ है। वाई एक्सिस पर वेव फंक्शन की वैल्यू ली है और एक्स एक्सिस पर हमने रेंज ली है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, उनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसको हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, और R0 है न्यूक्लियर फोर्स की रेंज, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज। तो न्यूक्लियर फोर्स जो पोटेंशियल वेल है उसके अंदर, पोटेंशियल वेल की रेंज के अंदर, तो जो वेव फंक्शन था हमारा वो साइनोसॉइडल था, और रेंज के बाहर जो एक्सप्रेशन थी हमारी वो u0r = c e⁻⁴ इस टाइप की थी। तो ये कैसी हो गई, एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा कर्व, जो फंक्शन की वैल्यू वो एक्सपोनेंशियली डिके करती चली जाएगी। और इनसाइड दी वेल जो वैल्यू थी वो थी a sin kr। पिछला लेक्चर या उससे पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं व्हाट्सएप पर, उनको भी देख सकते हैं। तो इनसाइड दी वेल जो कर्व है वो साइनोसॉइडल कर्व है, और फंक्शन की वैल्यू है u0r = a sin kr, और वेल के बाहर आउटसाइड द रेंज ऑफ द वेल उसकी वैल्यू है c e⁻⁴ यानी एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कर्व। ठीक है, तो इसी कर्व, इसी ग्राफ को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है, और इसमें एक एडिशन और किया है मैंने कि जो एक्सपोनेंशियल कर्व है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्स्ट्रापोलेट कर दिया है अप टू r = 0। इस यहाँ पर r की वैल्यू 0 है, वहाँ तक इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया है। यानी ये कर्व अब यहाँ से, ये मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रही है और ये एक्सपोनेंशियली डिके करती जा रही है। यानी इस कर्व, इस इक्वेशन में अगर आप r = 0 रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी,
यानी r इजिकल टू 0 रखेंगे, e की पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, केवल c रह जाएगी। तो यहाँ देखिए फंक्शन की वैल्यू हो गई c। तो इस पॉइंट पर वेयर r इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज c। तो यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल डिके करता जा रहा है इस तरह से, ठीक है। अब हम इसी ग्राफ का यूज करके ड्यूट्रॉन की रेडियस को एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए क्या यहाँ कुछ जो लिखा है मैंने उसको एक बार बोल देता हूँ। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन u0r is appreciably large even at distances beyond the range r0 of the nuclear force, and u0r decreases exponentially beyond r is equal to r0। इसका मतलब ये है न्यूक्लियर फोर्स की रेंज तो हमारी r0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस r0 से ज़्यादा हो तो न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो वेव फंक्शन है हमारा, ये वाला ड्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है इस तरह से। ये वेव फंक्शन जो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है उसके बाद भी बाहर भी ये 0 नहीं हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके तो कर रहा है, लेकिन इस वेव फंक्शन की जो वैल्यू है एग्जैक्टली 0 नहीं हुई है, धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए 0 होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ जो किसी पार्टिकल के एग्जिस्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो यानी ड्यूट्रॉन पोटेंशियल वेल के बाहर भी एग्जिस्ट कर रहा है। जो एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तभी निकलती है। तो यानी वेव फंक्शन अगर यहाँ 0 हो जाता, इस r0 न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है उसके बाहर 0 हो जाता, तो हम कहते इसके बाहर ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी ड्यूट्रॉन का जो साइज है यही रहेगा, जो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है वही ड्यूट्रॉन का साइज होगा। लेकिन चूंकि ये वेव फंक्शन r0 के बाहर भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके तो कर रहा है लेकिन एग्जिस्ट एकदम इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिके करते हुए 0 हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूट्रॉन की रेडियस हम न्यूक्लियर फोर्स की रेंज के ऑर्डर की नहीं मान सकते, इसके बाहर भी ड्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे उसको, यही चीज़ यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ लिखी हुई है कि जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो r0 के बाहर भी एग्जिस्ट कर रही है, 0 नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन जो था हमारा उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट किया अप टू r इज इक्वल टू 0। तो द एक्सटर्नल एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन c e टू द पावर माइनस अल्फा r, ये रहा c e टू द पावर माइनस अल्फा r इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ड्यूट्रॉन रेडियस। ड्यूट्रॉन रेडियस को हमने किससे डिनोट किया है, आर डी, आर सफिक्स में डी, यानी रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। तो इस रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन को निकालने के लिए इस वेव फंक्शन का मुख्य रोल होता है। जो आउटसाइड वेव फंक्शन है, न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल के बाहर का जो वेव फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग वेव फंक्शन, उसका हम यूज़ करते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे ड्यूट्रॉन की रेडियस कि ये इस वेव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, एट r इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल डिके करता जा रहा है। तो हम ड्यूट्रॉन की जो रेडियस मानेंगे वो हम ये मानेंगे कि जहाँ पर इस मैक्सिमम वैल्यू का 1/e यानी c/e वैल्यू जहाँ हो जाएगी उस डिस्टेंस को हम ड्यूट्रॉन की रेडियस मान लेंगे, ठीक है ना। जिस r की वैल्यू पर ये जो डिकेइंग वेव फंक्शन है इसको अब छोड़ दीजिए, अभी इसको भूल जाइए, ये साइनसॉइडल वेव फंक्शन है, केवल इस पर ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियली डिके करने वाली कर्व पर, इस पर। तो इस फंक्शन की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू की जिस पॉइंट पर 1/e यानी 1/e टाइम्स c हो जाएगी, उस डिस्टेंस को हम
ड्यूट्रॉन की रेडियस मान लेंगे। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है, इफ वी एक्सटेंड बैकवर्ड द एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन, ये जो एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन इसको एक्सटेंड किया हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट अप टू r0, r इज इक्वल टू 0, यहाँ पर r की वैल्यू 0 है तो यहाँ तक एक्सटेंड किया। देन ये डेफिनेशन है ड्यूट्रॉन की रेडियस की, देन द डिस्टेंस एट विच द फंक्शन u आउट मीन्स पोटेंशियल वेल के बाहर जो फंक्शन है, तो पोटेंशियल के वेल के बाहर जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली वेव फंक्शन है। तो द डिस्टेंस एट विच द फंक्शन u आउट फॉल्स टू 1/eth, इस पर ध्यान दीजिए, फॉल्स टू 1/eth ऑफ इट्स वैल्यू एट r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू है इसकी c, और इस वैल्यू का 1/eth रह जाए, यानी c/e जहाँ पर वैल्यू होगी उसको हम मे बी टेकन एज द मेजर ऑफ द ड्यूट्रॉन रेडियस, उस वैल्यू को हम, उस डिस्टेंस को हम ड्यूट्रॉन की रेडियस मानेंगे, ठीक है ना। तो अब इसी वेव फंक्शंस का यूज करते हैं हम। तो वो डिस्टेंस जहाँ पर इस वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी रह जाए, c/e, यानी 1/eth ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, द वैल्यू एट r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू है c, उसका 1/eth यानी c/e। तो वो वैल्यू कहाँ पे होगी, उस वैल्यू को हम मान लेते हैं rd, यानी उसको हमने ड्यूट्रॉन की रेडियस मान लिया, तो r की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे rd और फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे c/e। तो देखिए एट r इज इक्वल टू 0, इस वेव फंक्शन में r इज इक्वल टू 0 रख दो तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी c, ये मैक्सिमम वैल्यू है इस वेव फंक्शन की, इस कर्व के लिए। और एट r इज इक्वल टू rd, इसको हमने rd मान लिया, और rd की वैल्यू हमने ले ली 1/अल्फा मान लिया हमने, अभी एज्यूम किया है हमने ये, ठीक है ना। r की वैल्यू को हमने rd मान लिया, उसको 1/अल्फा मान लिया, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, c(e⁻) माइनस अल्फा तो है ही जी, r की जगह पर हम रख देंगे rd, यानी rd की वैल्यू हमने कितनी ले ली है 1/अल्फा, तो rd की जगह पर 1/अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा e⁻⁻1, तो c(e⁻⁻1) इज इक्वल टू c/e। तो ये वैल्यू वही आ गई जो हम चाहते थे, यानी मैक्सिमम वैल्यू का 1/eth, मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो गया 1/e, कहाँ पर हुई ये, r इज इक्वल टू rd इज इक्वल टू 1/अल्फा। जब r की वैल्यू rd हो और rd क्या है 1/अल्फा, उस जगह पर वेव फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू की 1/eth हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है c, इसका 1/, यहाँ कहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है ये, इस जगह पर यहाँ कहीं हो सकता है 1/eth। तो अब जो ड्यूट्रॉन की रेडियस क्या हो गई rd, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, जब हमने rd इक्वल टू 1/अल्फा लिया तभी तो ये वैल्यू आई c/e, और यही वैल्यू हमें चाहिए थी, यानी मैक्सिमम वैल्यू का 1/eth। Therefore, at r is equal to rd is equal to 1/alpha, the wave function v out, ये जो wave function है हमारा outside the well, falls to 1/eth of its maximum value c. maximum value c है कहाँ पर, at r is equal to r0, वहाँ पर maximum value c है। Therefore, the radius of neutron, अब radius of neutron को कैसे डिफाइन करेंगे हम, rd इज इक्वल टू, अगर हम अल्फा rd इज इक्वल टू 1/अल्फा नहीं रखते तो ये फंक्शन की वैल्यू c/e नहीं होती, केवल rd इज इक्वल टू 1/अल्फा के लिए ही ये c/e हुई है, ठीक है ना। तो जो न्यूट्रॉन रेडियस हो गई rd इज इक्वल टू 1/अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपको पिछले लेक्चर्स में देखिए मैंने अल्फा क्या लिया था, अल्फा स्क्वायर लिया था
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एम डब्ल्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, तो 1/अल्फा है ये, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम डब्ल्यू। यहाँ डब्ल्यू क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसको स्क्वायर रूट हटा लो ऊपर का, तो एच क्रॉस अपॉन स्क्वायर रूट एम डब्ल्यू। अब इनकी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच क्रॉस की वैल्यू होती है 1.0545 इंटू 10⁻34 स्क्वायर रूट एम मीन्स मास ऑफ आइदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये रफली इक्वल होते हैं, तो ये होते हैं 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी है 2.225, ये एम में होती है, तो एम मीन्स मिलियन यानी 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये अब जूल में हो गई, ये वैल्यू जो बाइंडिंग एनर्जी है जूल में हो गई। और जूल से अगर हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इस वैल्यू का से डिवाइड कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 4.31 इंटू 10⁻15 मीटर, और 10⁻15 मीटर क्या होता है, 1 फर्मी, तो ये हो गया 4.31 फर्मी। अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर फोर्स की रेंज तो होती है 2 से 3 फर्मी, और न्यूट्रॉन का साइज आ रहा है 4.31 फर्मी, यानी न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से बाहर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से जब बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो जाएगा इसका मतलब जो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत कम होती है, कम इसलिए इसी वजह से है कि ये इसकी रेडियस पोटेंशियल रेंज से बाहर भी एग्जिस्ट कर रही है, वेव फंक्शन पोटेंशियल रेंज से बाहर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से विच इज़ ट्वाइस द न्यूक्लियर रेंज आरजी। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज 2 से 3 फर्मी होती है, और ये लगभग डबल है उसकी, यानी न्यूट्रॉन रेडियस आर डी इज ग्रेटर देन R0, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से ज़्यादा है। दिस एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट द न्यूट्रॉन इज ए लूजली बाउंड सिस्टम, यानी किसी तरह से वो बंधा हुआ है, बस किसी तरह से न्यूक्लियस बना रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जितना होना चाहिए न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होना चाहिए उतना फोर्स उन दोनों के बीच में नहीं लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लूजली बाउंड सिस्टम, बहुत ढीला बंधा हुआ है, लूजली बाउंड सिस्टम है। ठीक है, तो ये हुई न्यूट्रॉन की रेडियस।